चलो स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट 1 फिजिक्स का। ठीक है, तो सेक्शन ए में आते हैं एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वन लाइन क्वेश्चंस। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेज़र लाइट। ठीक है, इनमें से कौन सा लेज़र लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो वो है हाई डाइवर्जेंस। ठीक है, फिर दूसरा, द प्रोसेस इन विच एन एटम्स एब्जॉर्ब्स अ फोटोन एंड मूव्स टू अ हायर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो प्रोसेस एटम्स के अंदर एब्जॉर्ब करता है, जो प्रोसेस एटम्स, द प्रोसेस इन विच एन एटम्स, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें एटम्स होता एब्जॉर्ब करता है क्या, एक फोटोन को, ठीक है, अब मूव करता है हायर एनर्जी स्टेट में, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन, इन अ हीनी लेजर द एक्टिव मीडियम इज, हीनी यानी हीलियम नियॉन। ठीक है, तो क्या है इसमें, हीनी लेजर में क्या है, एक्टिव मीडियम क्या है, तो वो है बोथ हीलियम एंड नियॉन, यानी इसमें शायद फुल फॉर्म है शायद, मेरे हिसाब से ऑप्शन में था, तो उसमें ये आंसर ये आएगा, बोथ हीलियम एंड नियॉन। तो एच ई मतलब हीलियम और एन ई मतलब नियॉन, सिंपल। ठीक है, द फर्स्ट सक्सेसफुली ऑपरेटेड लेज़र वाज बेस्ड ऑन, जो सबसे पहले ऑपरेट हुआ था लेज़र, ठीक है, वो किसके किसके ऊपर बेस्ड था, वो है रूबी क्रिस्टल। ठीक है, उसके ऊपर। अगला आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ लेज़र, इनमें से कौन सा लेज़र का टाइप नहीं है, तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेज़र। नाम तो इसका भी लेज़र, बट ये उस टाइप का लेज़र नहीं है जो टाइप का हमको सिलेबस में पढ़ाया गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेज़र वो टाइप का लेज़र नहीं है। व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड लेज़र ऑपरेशन। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है लेज़र ऑपरेशन के बिहाइंड यानी पीछे। ठीक है, तो वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन, याद रखना है। और एक और बात, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, तो मिस्टेक होगी तो खुद सुधार लेना। ठीक है, विच टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हैज़ अ कोर डायमीटर ऑफ अराउंड 50 to 62.5 माइक्रोन्स। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल फाइबर के पास जो कोर है डायमीटर का, वो अराउंड 50 से लेकर 62.5 माइक्रोन्स होता है, तो वो है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। ओके, नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस बिटवीन द कोर एंड क्लैडिंग इन एन ऑप्टिकल फाइबर्स लीड्स टू क्या, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और डिफरेंस है किसके बीच में, कोर और क्लैडिंग के बीच में, ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर, वो लीड क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन आएगा। ओके, अगला आते हैं, द स्क्रोडिंजर इक्वेशन इज फंडामेंटल इज, ठीक है, जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है वो फंडामेंटल है किस चीज़ का, क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द टनलिंग इफेक्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्राइब्स, जो टनलिंग इफेक्ट है क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्क्राइब क्या करता है, द एबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स टू पेनिट्रेट पोटेंशियल बैरियर्स। ठीक है, क्या करता है, एबिलिटी करता है पार्टिकल्स के पेनिट्रेट करने के लिए पोटेंशियल बैरियर्स को। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन बी पे, तो देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र लाइट। ठीक है, तो लेज़र लाइट का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसमें मैंने 4 लिखे हैं, तो चारों को पढ़ते हैं। फर्स्ट, लेज़र लाइट इज़ हाईली मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल वेवलेंथ। दूसरा, सेकंड, इट एग्जिबिट्स कोहेरेंस मीनिंग ऑल लाइट वेव्स आर इन फेज। ठीक है, ये क्या एग्जिबिट्स करता है, कोहेरेंस को। अब इसका मतलब क्या हुआ, सारे लाइट जो सारे लाइट वेव्स है वो एक ही फेज में हो। ठीक है, थर्ड, डायरेक्शनल विथ अ वेरी नैरो बीम स्प्रेड, डायरेक्शनल हो और बहुत ही कम नैरो बीम स्प्रेड करता हो, ठीक है, फैलाता हो। फिर चौथा है, हाईली इंटेंस कंपेयर टू ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज, ये हाईली इंटेंस होता है दूसरे ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज के कंपेयर में। ओके, अगला आते हैं, या फिर इसको एक काम करते हैं, एक और पढ़ लेता हूँ। व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर लाइट। लेजर लाइट इज हाईली मोनोक्रोमेटिक, that means single wavelength. It exhibits coherence meaning all light waves are in phase, directional with a very narrow beam spread, highly intense compared to ordinary light sources. ठीक है, अगला आते हैं, अगला है डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ लेजर्स। ठीक है, तो हमको लेजर्स के एप्लीकेशन डिस्कस करने हैं, मैंने इसमें भी 4 लिखे हैं। तो पहला मेडिकल फील्ड, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस और चौथा मिलिट्री एप्लीकेशंस। तो पहला है मेडिकल फील्ड, यूज्ड इन आई सर्जरीज लेजिक LASIK
कैंसर ट्रीटमेंट एंड कॉस्मेटिक सर्जरीज, ठीक है। तो मेडिकल फील्ड में क्या होता है, यूज़ करते हैं उसका आई के सर्जरीज के लिए, जो कि होता है LASI के, और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए और कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन, तो यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। ये क्या होता है, ये फाइबर ऑप्टिक्स में यूज़ होता है कम्युनिकेशन, ठीक है, और किसके लिए, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए। थर्ड, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, कटिंग, वेल्डिंग एंड ड्रिलिंग मेटल्स, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कटिंग होता है, वेल्डिंग होता है एंड ड्रिलिंग होता है। ड्रिलिंग यानी कि गड्ढा में जो जमीन में ड्रिल करते हैं ना वो, और कटिंग मतलब काटते हैं, और वेल्डिंग यानी जोड़ते हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोहे को जोड़ते हैं। अगला, एक्सप्लेन द, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ लेजर्स। फर्स्ट, मेडिकल फील्ड, यूज्ड इन आई सर्जरीज, LASIK, कैंसर ट्रीटमेंट एंड कॉस्मेटिक सर्जरीज। कम्युनिकेशन, यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। थर्ड, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, कटिंग, वेल्डिंग एंड ड्रिलिंग मेटल्स। फोर, मिलिट्री एप्लीकेशंस, लेजर गाइडेंस सिस्टम्स, रेंज फाइंडिंग एंड मिसाइल ट्रैकिंग। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन लेजर ऑपरेशन, ठीक है। तो हमको किसका कॉन्सेप्ट समझाना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन का, और उसका सिग्निफिकेंस बताना लेजर ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। तो पहला है पॉपुलेशन इन्वर्जन, अकर्स व्हेन अ हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्साइटेड स्टेट दैन इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। जो पॉपुलर इन्वर्जन होता है, अक्कर हो यानी होता है, वो जब हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, जो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है, ठीक है। किसके कंपेयर में, ग्राउंड स्टेट के कंपेयर में, ओके। उसके बाद में दूसरा है, दिस अलाउस स्टिमुलेटेड एमिशन टू डोमिनेट ओवर एब्जॉर्प्शन लीडिंग टू लेजर एक्शन, ठीक है। ये अलाउ क्या करता है, स्टिमुलेटेड एमिशन अलाउ करता है, इससे क्या होता है, डोमिनेट होता है एब्जॉर्प्शन के अबव मतलब ओवर, ठीक है, और ये लीड क्या करता है, लेजर एक्शन को, ओके। अगला आता है, इट इज़ अचीव्ड यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज लाइक ऑप्टिकल पंपिंग और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ठीक है। ये अचीव क्या करता है, यह अचीव करता है किसके इस्तेमाल से, एक्सटर्नल एनर्जी के सोर्सेज के यूज़ करके उसको ये अचीव करता है, क्या यही अचीव करता है पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। और इसमें ऑप्टिकल और लाइक जैसे कि एग्जांपल ऑप्टिकल पंपिंग और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये अचीव करता है एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करके पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। तो ये भी हो गया आंसर। अब अगला आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। पहले इसको पढ़ लेते हैं थर्ड वाले को। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन लेजर ऑपरेशन। Population inversion occurs when a higher number of electrons are in an excited state than in the ground state. This allows stimulated emission to dominate over absorption, leading to laser action. It is achieved using external energy sources like optical pumping or electrical discharge. चलो फोर्थ पे आते हैं। Name the various pumping mechanisms used in laser production. ठीक है, तो हमको क्या नाम बताने हैं पंपिंग मैकेनिज्म्स का जो यूज़ होता है लेज़र प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ऑप्टिकल पंपिंग यूजिंग एक्सटर्नल लाइट सोर्सेज लाइक फ्लैश लैम्प्स। फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग यूज्ड इन लेजर्स। केमिकल पंपिंग यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस। सेमीकंडक्टर पंपिंग यूज्ड इन डायोड लेजर्स, ठीक है। तो ये चार है, तो चारों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो नेम द वेरियस पंपिंग मैकेनिज्म्स यूज्ड इन लेजर प्रोडक्शन। ऑप्टिकल पंपिंग यूजिंग एक्सटर्नल लाइट सोर्सेज लाइक फ्लैश लैम्प्स। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग यूज्ड इन गैस लेजर्स। केमिकल पंपिंग यूजिंग इन केमिकल रिएक्शंस। सेमीकंडक्टर पंपिंग यूज्ड इन डायोड लेजर्स, ठीक है। तो एक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और डायोड है, ओके। आगे आते हैं। डिफाइन एटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर्स। तो इसका एटेन्यूएशन हमको डिफाइन करना है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। तो एटेन्यूएशन रिफर्स टू द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ एज इट ट्रैवल्स थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। एटेन्यूएशन जो है वो रिफ़र करता है वो सिग्नल के लॉस को, सिग्नल स्ट्रेंथ के लॉस को जो ट्रैवल करता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, ठीक है, थ्रू उसके द्वारा, ओके। उसके बाद में कॉज्ड बाय एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड बेंडिंग लॉसेस, ठीक है, जो कि किसके द्वारा प्रॉब्लम होती है, कॉज होती है एब्जॉर्प्शन के द्वारा, स्कैटरिंग के द्वारा और बेंडिंग लॉसेस के द्वारा, ठीक है। और एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स पर किलोमीटर, डीबी पर किलोमीटर, ठीक है, केएम। तो किस पे इसको एक्सप्रेस करते हैं, डेसिबल्स पे,
और वो क्या है डी बी, डी छोटा बी कैपिटल और इसको पर किलोमीटर करते हैं, ठीक है। चलो एक बार पढ़ लेता हूँ। डिफाइन अटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर्स। तो अटेन्यूएशन रिफर्स टू द लॉस ऑफ सिग्नल strength as it travels through an optical fiber caused by absorption, scattering and bending losses expressed in decibels per kilometer dB per km। ओके, 6 क्वेश्चन पे आते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है। हमको एक शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स के ऊपर कम्युनिकेशन के अंदर। तो चलो लिखते हैं, 3 पॉइंट्स है इसके। फर्स्ट, यूज्ड फॉर हाई स्पीड इंटरनेट एंड टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। किस में इस्तेमाल करते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए और टेली कम्युनिकेशन के लिए। सेकेंड, ऑप्टिकल फाइबर्स एनेबल लॉन्ग डिस्टेंस हाई बैंडविड्थ डेटा ट्रांसफ़र विथ मिनिमल लॉस, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या एनेबल करता है, लंबे डिस्टेंस के लिए और हाई बैंडविड्थ डेटा ट्रांसफ़र के लिए और कम से कम लॉस में, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड, यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग एंडोस्कोपी एंड सेंसर्स, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, मेडिकल इमेजिंग में, जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपी और सेंसर्स के अंदर, ठीक है। चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इन कम्युनिकेशन। फर्स्ट, यूज्ड फॉर हाई स्पीड इंटरनेट एंड टेली कम्युनिकेशन। सेकेंड, ऑप्टिकल फाइबर्स एनेबल लॉन्ग डिस्टेंस हाई बैंडविड्थ डेटा ट्रांसफर विथ मिनिमल लॉस। थर्ड, यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग एंडोस्कोपी एंड सेंसर्स। चलो अब 7 पे आते हैं। डिस्क्राइब डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस एंड प्रोवाइड एन एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी फॉर द डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, ठीक है। तो चलो हमको डिस्क्राइब करना है डी ब्रॉगली, इतना याद रखना, टॉपिक समझ जाओगे। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, ठीक है। तो डी ब्रॉगली प्रपोज दैट पार्टिकल्स एग्जिबिट वेव लाइक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो डी ब्रॉगली क्या प्रपोज करता है, पार्टिकल्स जो कि एग्जिबिट होता है वेव लाइक, ठीक है, प्रॉपर्टीज। ओके, आगे आते हैं, थोड़ा समझा नहीं पाया पर कुछ समझ लेना। द वेव लेंथ लैम्डा इक्वल टू h/p, ये हमारा मेन फार्मूला है, हम लोग 12 से पढ़ रहे हैं, 11 से पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेयर h क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, और p क्या है, मोमेंटम है, ठीक है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, सिंपल, ठीक है। वैलिडेटेड बाय डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के द्वारा ये वैलिड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलो इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। डिस्क्राइब डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस एंड प्रोवाइड एन एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी फॉर द डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली proposed that particles exhibit wave-like properties. The wavelength lambda equal to h/p, where h equal to Planck's constant, p equal to momentum. Validated by Davison Germer experiment through electron diffraction. चलो 8 नंबर पे आते हैं। Explain normalization of wave functions. तो देखते हैं इन नॉर्मलाइजेशन को। The probability of finding a particle in all space is 1. जो probability है पार्टिकल को फाइंड करने का स्पेस में वो होता है 1। मैथमेटिकली आता है इंटीग्रेशन, फिर मोड में w, फिर ब्रैकेट ऑन x, फिर ब्रैकेट ऑफ, फिर मोड भी क्लोज होता है, फिर उसका स्क्वायर, ठीक है, dx इक्वल टू 1, यानी कि इंटीग्रेशन मोड w x का होल स्क्वायर dx इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद में एंश्योर्स द वेव फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ वैलिड क्वांटम स्टेट, ठीक है। ये क्या इंश्योर करता है, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वैलिड क्वांटम स्टेट का, ठीक है। चलो एक बार पढ़ लेता हूँ। एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शंस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन ऑल स्पेस इज 1। मैथमेटिकली इंटीग्रेशन मोड w x square dx equal to 1 ensures the wave function represents a valid quantum state. 9 number, explain the physical significance of wave functions. तो इसका आंसर क्या है वो देख लेते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेशन, ठीक है। तो वेव फंक्शन w रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल्स लोकेशन। वेव फंक्शन जो है w, जिसको हम लिख सकते हैं या फिर हम वो साई लिख सकते हैं, ठीक है, साई। तो रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड किसका, पार्टिकल्स लोकेशंस का, ठीक है। उसके बाद में आता है इसका w का होल स्क्वायर, ठीक है, मोड में w का होल, मोड w उसको होल स्क्वायर
गिव्स, होल स्क्वायर नहीं है सिर्फ स्क्वायर है, गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। ये क्या करता है, डब्ल्यू का मोड का स्क्वायर वो हमको देता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। अगला डिटरमाइंस फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। ये डिटरमाइंस क्या करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि एनर्जी और मोमेंटम होता है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शंस। Wave function W represents the probability amplitude of a particle's location. W का मोड स्क्वायर gives the probability density, determines physical properties like energy and momentum. चलो 10th क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन कॉम्पटन इफेक्ट। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन। द कॉम्पटन इफेक्ट रिफर्स टू द इंक्रीज इन वेवलेंथ और डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ एक्स रेज व्हेन स्कैटर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो रिफ़र करता है इंक्रीज, वेवलेंथ का इंक्रीज और डिक्रीज होता है उसका एनर्जी, ठीक है। या बोलो तुम वेवलेंथ इंक्रीज या बोलो डिक्रीज इन एनर्जी, ठीक है। और किसका, एक्स रेज का, जब स्कैटर होता है इलेक्ट्रॉन को द्वारा, ठीक है। इट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय कॉम्पटन्स इक्वेशन। डिस्क्राइब किसके द्वारा किया गया है, कॉम्पटन्स इक्वेशन के द्वारा। वो है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम ई सी फिर इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये इसका फॉर्मूला है। शायद ये सर ने पढ़ाया है, मुझे याद नहीं, पर अगर पढ़ाया तो ये शायद फॉर्मूला मैंने पहली बार देखा है। खैर छोड़ो। कन्फर्म्स दैट फोटोन्स पोजेसिस मोमेंटम एंड इंटरैक्ट विथ इलेक्ट्रॉन्स लाइक पार्टिकल्स की एक्सपेरिमेंट सपोर्टिंग वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये क्या कन्फर्म्स करता है, फोटोन्स को जो पोजेसिस होता है मोमेंटम और इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन के साथ जैसे कि पार्टिकल्स होता है, ठीक है। इसका की एक्सपेरिमेंट क्या है कि वो सपोर्ट करता है वेव पार्टिकल को डुअलिटी ऑफ लाइट, ओके, उसको सपोर्ट करता है। चलो अब पढ़ते फटाफट से। डिफाइन कॉम्पटन इफेक्ट। द कॉम्पटन इफेक्ट रिफर्स टू द इंक्रीज इन वेवलेंथ और डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ एक्स रेज व्हेन स्कैटर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स. It is described by Compton's equation lambda dash minus lambda equal to h upon MEC into 1 minus cos theta. Confirms that photons possesses momentum and interact with electrons like particles. Key experiment supporting wave particle duality of light. चलो आते हैं 11 क्वेश्चन पे। Explain the photoelectric effect, ठीक है। तो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस एंड इट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है, तो वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो जब लाइट फॉल यानी गिरता है एक मेटल सरफेस के ऊपर और फिर क्या होता है वो इजेक्ट होता है और वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है मेटल के अंदर से, ठीक है। आगे तो उसको साथ बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके पॉइंट्स है 4 और एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं। लाइट मस्ट हैव इनफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल। तो लाइट के पास क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए, मस्ट हैव यानी होना ही चाहिए क्या, इनफ एनर्जी यानी काफ़ी एनर्जी होना चाहिए, किस लिए, ताकि रिमूव कर सके इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के अंदर से, वो लाइट के पास होना चाहिए। द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। तो जो रिक्वायर्ड है मिनिमम एनर्जी उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, द एनर्जी ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी कलर। तो जो एनर्जी ऑफ लाइट है वो किसके रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब उसको कलर भी बोल सकते हो एक तरह से, ठीक है। उसका बाद मोर लाइट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बट देयर एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द लाइट्स फ्रीक्वेंसी। ज़्यादा अगर लाइट इंक्रीज होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स उसको बोल सकते हैं, ठीक है। मोर लाइट इंक्रीज द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा लाइट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो जो उसका एनर्जी होता है डिपेंड किस पे होता है, वो लाइट्स के फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। आगे इसका फॉर्मूला क्या है, HF इक्वल टू W प्लस KE, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, W क्या है, वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी नीडेड, ठीक है। और KE क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस एंड इट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल। फर्स्ट, लाइट मस्ट हैव इनफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल. Second, the minimum required energy is called the work function. Third, the energy of light is related to its frequency color. 4, more light increases the number of ejected electrons, but their energy depends only on the light's frequency. Formula: HF equal to W plus KE, where F equal to frequency of light, W equal to work function minimum energy needed, K equal to kinetic energy of ejected electron. ठीक है, अब आते हैं 12 क्वेश्चन पे। 12
तो डिफाइन आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस, ठीक है, तो हमको ये डिफाइन करना है। तो आइगन वैल्यूज यानी लैम्डा इक्वल टू अ स्पेशल नंबर दैट अपीयर्स व्हेन अप्लाइंग अ मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन अ फंक्शन, ठीक है, ये एक स्पेशल नंबर है जो अपीयर होता है कब, जब हम अप्लाई करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन फंक्शन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में आइगन फंक्शंस डब्ल्यू, सो तो वो कब होता है, द फंक्शन दैट गिव्स द आइगन वैल्यू व्हेन यूज्ड इन द ऑपरेशन, ठीक है, वो फंक्शन जो आइगन वैल्यू हमको देता है जब हम यूज़ करते हैं ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। चलो इसको पढ़ लेते हैं, नहीं अभी इसका एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल, इन अ क्वांटम मैकेनिक्स व्हेन सॉल्विंग द स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर एन एटम द एनर्जी लेवल्स आर आइगन वैल्यूज एंड द वेव फंक्शंस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट आर आइगन फंक्शंस, ठीक है। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जब हम सॉल्व करते हैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन को एटम के लिए, ठीक है, जो एनर्जी लेवल्स होता है आइगन वैल्यूज़ का, और जो वेव फंक्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स का, वो होता है क्या, आइगन फंक्शंस होता है, ठीक है। चलो इसको डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। डिफाइन आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल टू स्पेशल इक्वल टू नहीं है, सॉरी, a special number that appears when applying a mathematical operation on a function, eigen function W, the function that gives the eigenvalue when used in the operation. In the example, in the quantum mechanics, when solving the Schrodinger equation for an atom, the energy level are eigenvalues and the wave functions electron orbits are eigen functions, ठीक है। 13 नंबर पे आते हैं, लिस्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ लेजर सिस्टम। हमको मेन कंपोनेंट्स का लिस्ट बनाना है लेजर सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो अ लेजर हैज़ 3 मेन पार्ट्स, ठीक है, 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक्टिव मीडियम, एनर्जी सोर्स और ऑप्टिकल रेजोनेटर। चलो पढ़ते हैं। एक्टिव मीडियम, द मटेरियल इनसाइड द लेजर दैट प्रोड्यूसेस लाइट। एग्जाम्पल क्या है उसका, गैस क्रिस्टल। जो मटेरियल लेजर के अंदर हो जो प्रोड्यूस करता है लाइट को, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्टिव मीडियम, और उसका एग्जांपल क्या है, गैस और क्रिस्टल, ठीक है। दूसरा एनर्जी सोर्सेज, ठीक है, तो जो प्रोवाइड्स क्या करता है, प्रोवाइड्स पावर टू एक्साइट द मीडियम। एग्जांपल फ्लैश लैम्प, इलेक्ट्रिक करंट। तो जो एनर्जी सोर्स क्या है, जो प्रोवाइड करता है पावर, प्रोवाइड्स क्या करता है, पावर एक्साइट करने के लिए मीडियम को, उसको बोलते हैं एनर्जी सोर्स। उसका एग्जाम्पल क्या है, फ्लैश लैम्प, इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड क्या है, ऑप्टिकल रेजोनेटर, तो उसमें टू मिरर्स दैट रिफ्लेक्ट लाइट बैक एंड फोर्स टू एम्पलीफाई इट, ठीक है। जो 2 मिरर्स है रिफ्लेक्ट करता है लाइट को वापस, ठीक है, और वो क्या करता है, फोर्स टू एम्पलीफाई इट, उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर, ठीक है। इसको फिर से पढ़ लेते हैं। लिस्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ लेजर सिस्टम। अ लेजर हैज़ 3 मेन पार्ट्स। First, active medium, the material inside the laser that produces light, example gas crystal. Second, energy source, provides power to excite the medium, example flash lamp, electric current. Third, optical resonator, two mirrors that reflect light back and forth to amplify it. खत्म। 14 नंबर पे आते हैं, लिस्ट द कंडीशंस ऑफ लेजर, ठीक है, हमको कंडीशन ऑफ लेजर देने हैं, लिस्ट बनाने हैं उसके, ठीक है। तो 3 है, मैंने 3 लिखे हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आया तो लिख देना है 3 मार्क्स यानी 3 पॉइंट्स, ओके। चलो, तो फर्स्ट पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। सेकेंड स्टिमुलेटेड एमिशन। थर्ड ऑप्टिकल रेजोनेंस। तो फर्स्ट पढ़ते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। मोर एटम्स शुड बी इन एन एक्साइटेड हाई एनर्जी स्टेट दैन इन द नॉर्मल स्टेट। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, जिसको हाई एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल स्टेट के कंपेयर में, ठीक है। सेकेंड क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो एटम्स शुड बी एमिट लाइट ऑफ द सेम एनर्जी एंड फेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एटम्स है वो क्या करें, एमिट सेम लाइट, सेम एनर्जी और सेम फेज को वो एमिट कर रहे लाइट के अंदर, ठीक है। थर्ड क्या है, ऑप्टिकल रेजोनेंस, लाइट शुड बाउंस बिटवीन मिरर्स टू बिल्ड अप एनर्जी। तो इसमें क्या होना चाहिए, लाइट को बाउंस होना चाहिए मिरर के आईना के बीच में, ताकि वो क्या बिल्ड कर सके, एनर्जी को। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। लिस्ट द कंडीशंस ऑफ लेजर। First, population inversion. More atoms should be in an excited high energy state than in the normal state. Second, stimulated emission. Atoms should emit light of the same energy and phase. Third, optical resonance. Light should bounce between mirrors to build up energy. Okay, आगे आते हैं 15 क्वेश्चन पे, ठीक है। 15 के बाद 16 है, 17 बहुत सारे क्वेश्चन है, चलो पढ़ लेते हैं। डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। तो इसको डिफाइन करते हैं। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम अ डेंस मीडियम, एग्जांपल ग्लास, टू अ लेस डेंस मीडियम, एग्जांपल एयर, एंड हिट्स एट अ लार्ज एंगल, इट रिफ्लेक्ट्स कंप्लीटली इनसाइड इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। तो जब लाइट मूव होता है एक डेंस मीडियम से, जैसे कि ग्लास, ठीक है, कहाँ पे, लेस डेंस मीडियम जैसे कि एयर, वहाँ पे, और हीट करता है लार्ज एंगल को, वो रिफ्लेक्ट क्या करता है, पूरी तरह
वो रिफ्लेक्ट करता है पूरी तरह अंदर की तरफ, ठीक है, ना कि बाहर की तरफ पास करना, ठीक है। देखो, जब भी लाइट डेंस मीडियम से जो कि ग्लास होता है वो लेस मीडियम जो कि एयर होता है और उसको हीट करता है लार्ज एंगल पे, तब वो रिफ्लेक्ट क्या करता है, अंदर ही रिफ्लेक्ट करता है पूरी तरह जो भी लाइट होता है वो, ठीक है, ना कि बाहर वो पास करे, ठीक है। और उसको ही बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। अब इसके कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं। कंडीशंस ऑफ TIR: लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम। सेकेंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल। तो जो इसके कंडीशंस क्या है, तो लाइट जो है वो ट्रैवल होनी चाहिए कहाँ से, डेंसर से रेयरर मीडियम में ही, ठीक है। दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या होना चाहिए, बस लार्जर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के कंपेयर में। फिर उसके एग्जांपल क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यूज TIR टू ट्रांसमिट सिग्नल्स विदाउट लूजिंग लाइट। तो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है वो TIR को यूज़ करता है ट्रांसमिट सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए बिना कोई लाइट के लॉस किए हुए। चलो पढ़ लेते हैं। डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR: when light moves from a dense medium, example glass, to a less dense medium, example air, and hits at a large angle, it reflects completely inside instead of passing through. This is called total internal reflection TIR. Conditions of TIR: light should travel from a denser to a rarer medium. Second, the angle of incidence should be larger than the critical angle. Example, optical fiber cables use TIR to transmit signals without losing light. आते हैं 16 नंबर पे। डिफाइन एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। तो करते हैं डिफाइन एक्सेप्टेंस एंगल θ(a), द मैक्सिमम एंगल एट विच लाइट कैन एंटर एन ऑप्टिकल फाइबर एंड स्टिल ट्रैवल इनसाइड। न्यूमेरिकल अपर्चर NA, a measure of how much light an optical fiber can collect, it is given by, ठीक है। अब वो छोड़ो, पहले ऊपर समझाता हूँ। तो एक्सेप्टेंस एंगल यानी कि थीटा है क्या है, जो मैक्सिमम एंगल होता है, ठीक है, लाइट का जो एंटर करता है ऑप्टिकल फाइबर में वो ट्रैवल करता है इनसाइड के, मतलब अंदर की तरफ भी वो ट्रैवल करता है, फिर भी अंदर की तरफ ट्रैवल करता है वो, ठीक है। फिर से समझो, जो मैक्सिमम एंगल होता है जहाँ पे लाइट एंटर करता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, ठीक है, वो फिर भी ट्रैवल करता है अंदर की तरफ। व्हाट इज़ दिस, एक मिनट रुको। द मैक्सिमम एंगल एट विच लाइट कैन एंटर एन ऑप्टिकल फाइबर एंड स्टिल ट्रैवल इनसाइड, ठीक है। तो जैसे ही वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एंटर करता है वो लाइट, ठीक है, वो फिर भी ट्रैवल करता है अंदर की तरफ। क्या है मतलब, जो भी समझना। चलो आगे बढ़ता हूँ। न्यूमेरिकल अपर्चर NA, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल अपर्चर को बोलते हैं NA, ठीक है। उसको मेजर कैसे करते हैं, अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट एन ऑप्टिकल फाइबर कैन कलेक्ट इट, ठीक है। तो हम मेजर करते हैं कितना लाइट ऑप्टिकल फाइबर कलेक्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। और इसको कैसे लिखते हैं, NA इक्वल टू साइन θ(a), फिर यूजिंग स्नेल्स लॉ, एक ये स्नेल्स लॉ है, ठीक है। तो NA इक्वल टू रूट में N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आगे आते हैं। where n is the refractive index of the core and n2 is the refractive index of the cladding, ठीक है। तो कोर और क्लैडिंग है, पहला कोर है दूसरा क्लैडिंग है, ठीक है। तो वही है। अब इसको मैं पढ़ूँ दोबारा फटाफट से। डिफाइन एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। अब एक्सेप्टेंस एंगल थीटा है द मैक्सिमम एंगल एट विच लाइट कैन एंटर एन ऑप्टिकल फाइबर एंड स्टिल ट्रैवल इनसाइड। न्यूमेरिकल अपर्चर NA, a measure of how much light an optical fiber can collect it, is given by NA equal to sin θ(a) using Snell's law. NA equal to root N1 square minus N2 square, where N is the refractive index of the core and N2 is the refractive index of the cladding. Now next question 17, फिर 18 और बस इसका सेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 17 पे आते हैं। तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शंस इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्या है इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। अ वेव फंक्शन W डिस्क्राइब्स हाउ पार्टिकल बिहेव्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो वेव फंक्शन है वो डिस्क्राइब क्या करता है कि जो पार्टिकल वो कैसे बिहेव करता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। उसकी मीनिंग क्या है, इट टेल्स वेयर एन इलेक्ट्रॉन
इज़ मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। ये क्या हमको बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे लाइकली मतलब ज़्यादातर मिल सकता है, ऐसा, ठीक है। दूसरा, the square of the wave function w square gives the probability of finding the electron at a location, ठीक है। जो स्क्वायर है वेव फंक्शन का, जिसको हम w स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, एक प्रोबेबिलिटी देता है हमको क्या फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन और एक लोकेशन के अंदर फाइंड करने के लिए, ठीक है। फिर उसका मतलब थर्ड, वेव फंक्शन हेल्प एक्सप्लेन शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स SPDF, ठीक है। वेव फंक्शंस क्या है, हमको हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, शेप्स को एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर फाइंड करने का, ठीक है। जैसे कि SPDF, ये 4 चीज़ है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ओके। चलो फटाफट से पढ़ लेता हूँ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शंस इन क्वांटम मैकेनिक्स? अ वेव फंक्शन W डिस्क्राइब्स हाउ अ पार्टिकल बिहेव्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, मीनिंग इट टेल्स वेयर एन इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन W स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ लोकेशन। वेव फंक्शन हेल्प एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स SPDF, ठीक है। अगला आते हैं 18 नंबर पे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कॉपर केबल्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ओवर कॉपर केबल, ठीक है, ओवर लिखा हुआ है, ओके। अब आते हैं फीचर्स, स्पीड, बैंडविड्थ, सिग्नल लॉस, सिक्योरिटी, कॉस्ट। अब इसमें ऑप्टिकल फाइबर और कॉपर केबल, ठीक है। तो इसका स्पीड क्या है ऑप्टिकल फाइबर के, वेरी हाई स्पीड होता है। तो कॉपर का क्या होता है, बहुत स्लो होता है, लोअर स्पीड। इसका बैंडविड्थ क्या होता है, कैन कैरी मोर डेटा, ठीक है। उसका क्या होता है, लिमिटेड डेटा कैपेसिटी, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का सिग्नल लॉस होता है, लेस सिग्नल लॉस होता है, लेकिन कॉपर केबल का मोर सिग्नल लॉस होता है, ठीक है, ज़्यादा लॉस होता है। फिर इसका सिक्योरिटी क्या होता है, डिफिकल्ट टू हैक, इसको ऑप्टिकल फाइबर को हैक करना मुश्किल है, मतलब डिफिकल्ट है। और कॉपर केबल को ईजियर, आसानी से उसको हैक कर सकते हैं, ईजियर टू टैप, ठीक है, या फिर ईजियर टू हैक। फिर कॉस्ट क्या है इसका, हालांकि ऑप्टिकल फाइबर एक्सपेंसिव है बट कॉपर केबल चीपर है, ठीक है। तो एक ही इसका नुकसान है, बाकी सब तो मस्त है। चलो इसका कंक्लूजन क्या है, तो ऑप्टिकल फाइबर इज़ बेटर फॉर हाई स्पीड इंटरनेट वाइल कॉपर केबल्स आर चीपर बट स्लोअर, ठीक है। इसका कंक्लूजन ये मिला कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बेटर है हाई स्पीड इंटरनेट के लिए और सेफ्टी के लिए, ठीक है। इसमें एक जोड़ लेना अच्छा रहेगा। जबकि कॉपर केबल क्या है, वो चीपर तो है बट स्लोअर भी है वो, ठीक है। तो पढ़ते हैं फटाफट से इसको, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ओवर कॉपर केबल्स। तो वेरी ऑप्टिकल फाइबर वेरी हाई स्पीड, कैन कैरी मोर डेटा, लेस सिग्नल लॉस, डिफिकल्ट टू हैक, एक्सपेंसिव। कॉपर केबल लोअर स्पीड, लिमिटेड डेटा कैपेसिटी, मोर सिग्नल लॉस, easier टू टैप, चीपर। और कंक्लूजन, ऑप्टिकल फाइबर इज बेटर फॉर हाई स्पीड इंटरनेट वाइल कॉपर केबल्स आर चीपर बट स्लोअर, ठीक है। सेक्शन सी अब थोड़ा नेक्स्ट थोड़ा वेट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन सी। तो एक क्वेश्चन है, HENE यानी कि हीलियम नियॉन लेज़र एमिट्स लाइट एट अ वेवलेंथ ऑफ 632.8 nm, ठीक है। nm यानी 10⁻⁹, ठीक है। और पिकोमीटर यानी कि 10⁻12 और मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻6, याद रखना, ठीक है। एंड कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लेज़र लाइट। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहली बात तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, F = C/λ, ठीक है। C क्या है, C वेलोसिटी है और लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है, और F फ्रीक्वेंसी है। तो जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, ठीक है, उसके अंदर क्या करना है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या इसको वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका C कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर लैम्डा हमको दिया हुआ ऑलरेडी 632.8 और nm को लिखते हैं 10⁻⁹, तो वो लिख दिया, मीटर हो गया। अब क्या, अब फॉर्मूला में सीधा वैल्यू पुट करेंगे, हमको मिल जाएगा F। तो हमको F मिल गया। अब इसको फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं Hz, हर्ट्ज, ठीक है। ये लिखना तो हमारा ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ द कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 = 1.5 एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 = 1.45, डिटरमाइन द न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद होगा, N = N1² - N2² और पूरा रूट होगा उसका होल में, ठीक है, मतलब पूरे के पूरे रूट। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखना है, जब भी न्यूमेरिकल अपर्चर फाइंड करने को बोले NA, तो यही फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। और देखना है कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया। ऑलरेडी N1 N2 दिया गया है, तो सीधा सीधा हमको लिखना है और कैलकुलेट करके हमको निकाल लेना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया NA = पहले फार्मूला, फिर N1 क्या है वो दिया हुआ, N2 क्या है वो, N1 कोर है और N2 क्लैडिंग है, ठीक है। फिर हमने उसको पुट किया, फिर सॉल्व किया, तो आंसर आ गया, कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है।
उसके बाद में आता है थर्ड, एन ऑप्टिकल फाइबर विथ अ कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.52 एंड ए क्लैडिंग इंडेक्स ऑफ 1.45 हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 850 नैनोमीटर, कैलकुलेट द एक्सेप्टेंस एंगल एंड एक्सेप्टेंस कोन। ठीक है, तो हमको एंगल और कोन फाइंड करना है। हमको क्या दिया है, हमको जो दिया है 1.52 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि कोड दिया है, और क्लैडिंग भी दिया है 1.45। ठीक है, तो बचा क्या, और वेवलेंथ भी दिया है। तो बचा क्या है, हमको फाइंड क्या करना है, एक्सेप्टेंस एंगल और एक्सेप्टेंस कोण। तो इसका फॉर्मूला भी है, आगे बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने पिछली क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, तो इसमें तो ऑलरेडी देख लेंगे कि थीटा मैक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एन है। ठीक है, अब वो छोड़ो, पहले हमको न्यूमेरिकल अपर्चर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हमने लिख दिया एन ए, फिर फॉर्मूला पर अप्लाई करते हैं, एन ए इक्वल टू रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। ओके, वैल्यू डाला हमने, वैल्यू डालने के बाद हमने आंसर निकाला, और लास्ट में लिखना है एन एस सिमिलर 0.456। ठीक है, इक्वल टू मत लिखना, क्योंकि रूट में है ना, तो उसको इस तरह से लिखना पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्ट हमको पता नहीं होता है। ठीक है, तो चाहे तो नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, बट मैं बता रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है, ये लिखने के बाद एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, थीटा मैक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एन ए। एन ए हमने ऊपर फाइंड कर लिया। ठीक है, और थीटा मैक्स क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल होता है। ठीक है, और साइन इनवर्स भी मल्टीप्लाई होगा एन ए के साथ। ठीक है, तो हमने उसमें वैल्यू पुट किया, एन ए की वैल्यू पुट किया और साइन इनवर्स किया, और इसको कैलकुलेटर से कर लेना, आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाने के बाद हमको कोण फाइंड करना है। ठीक है, हमने एंगल फाइंड कर लिया एक्सेप्टेंस का, और कोण फाइंड करना है। तो कोण का फॉर्मूला क्या है, 2 थीटा मैक्स। ठीक है, तो हमने जो ऊपर ढूंढा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो बस वो मिलते ही हमारा मिल जाएगा आंसर। तो देखो, इसको डिग्री में लिखना है, एक्सेप्टेंस एंगल डिग्री में होगा, और एक्सेप्टेंस कोण भी डिग्री में ही होगा। ठीक है, तो हो गया हमारा आंसर। अगला आते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन विथ अ वेवलेंथ ऑफ 500 nm, यानी 500 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, चलो देखते हैं। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय इक्वेशन। फॉर्मूला क्या है एनर्जी ऑफ फोटोन का, तो फॉर्मूला है E इक्वल टू HC बाई लैम्डा। अब एच पी क्या है, कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट, लैम्डा वेवलेंथ है। ठीक है, तो H इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या, अब देखो H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा याद रखना 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल पर सेकेंड, यानी JS। ठीक है, क्या याद रखना है, 6.6। वेल देखो, अगर ज़्यादा कुछ याद नहीं रहेगा तो एक काम करना, 6.6 याद रखना बस। ठीक है, 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻34, ये तो याद ही होगा। ठीक है, ये हमने 12th में पढ़ा है। तो ये हो गया, उसका अंदर सी क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10⁻8। ठीक है, ये भी याद रखना है, भी ईजी है, बट इसको याद रखना होगा, तभी हम फॉर्मूला अप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमको फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, तब हमको E इक्वल टू HC बाई लैम्डा लिखना है, और HC का ऑलरेडी हमको वैल्यू कॉन्स्टेंट तो दिया रहता है, मतलब दिया होगा, या तो हमको खुद याद रखना पड़ेगा। 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34, और सी का है 3.0 या 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, फिर लैम्डा की वैल्यू हमको दी हुई है, तो 500, तो 500 इंटू 10⁻9 मीटर। फिर इसको हमने फॉर्मूला में डाला और हमने आंसर निकाला, तो हमको मिल गया आंसर E इक्वल टू 3.9, जो भी आंसर मिला है, और जूल में मिला है। ठीक है, एनर्जी जूल में होता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ विथ 1 nm, यानी 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ठीक है, डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द सेकेंड क्वांटम स्टेट। ठीक है, तो हमको क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैप्ड हो गया है एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर। ठीक है, इसकी विथ कितनी है, 1 नैनोमीटर है। अब हमको डिटरमाइन क्या करना है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी डिटरमाइन करना है सेकेंड क्वांटम स्टेट के अंदर। ठीक है, इसका सेकेंड क्वांटम स्टेट का फॉर्मूला क्या होता है, En इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml²। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना होगा, तभी हम फाइंड कर पाएंगे क्या, एनर्जी किसका, सेकेंड क्वांटम स्टेट का। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले फॉर्मूला याद रखना है En। ठीक है, En इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml²। ठीक है, अब n क्या है, n हमको दिया है, क्या दिया है, क्या n इक्वल टू 2 सेकेंड क्वांटम स्टेट। ठीक है, हमको n कितना दिया है, सेकेंड क्वांटम स्टेट, तो ऑलरेडी हमको दिया है n, तो हम 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर h की हमको वैल्यू पता है, कांस्टेंट है, तो 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। फिर m क्या है, m मास होता है। ठीक है, तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻34। अब सवाल ये है कि ये कहाँ से आया। ओके, तो इसकी वैल्यू इसमें दी होना चाहिए था, 9 नहीं दिया है, बट क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं है तो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए भाई। ये कोई कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू दी रहती। चलो, इसमें मैंने नहीं लिखा है शायद क्वेश्चन में, पर इसकी वैल्यू होगी। ओके, फिर L इक्वल टू 1 nm, जो 1 nm लिखा है ना लेंथ,
या जो भी समझो उसको, वो 1 Nm है, तो 1 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो हमको m दिया होगा, n हमको ऑलरेडी वो भी दिया है कि सेकंड है, अगर फर्स्ट होता तो 1 आता, n अगर सेकंड है तो 2, थर्ड है तो 3, ठीक है, n आ जाएगा, ओके। और h हमको पता है कांस्टेंट है, और m हमको दिया रहेगा पर मेरे साथ नहीं लिखा है शायद, और l की वैल्यू 1 Nm है, ठीक है। अब इसमें अगर विथ लिखा हो ना, विथ, तो समझ लेना का l की वैल्यू, ओके। उसके बाद में क्या करना है, हमको फॉर्मूला में अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा। अब देखो en लिखा हुआ है ना, तो n कितना हमारा 2, तो इसलिए e2 हम लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, और हमको मिलेगा e2 = 6.02 × 10⁻⁹ जूल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, यानी 1 eV, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁹ जूल, ठीक है। ये किसका वैल्यू होती है, ईवी का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको फिर डिवाइड किया इसके साथ, तो फिर हमको क्या मिलेगा। अब देखो हमको क्या करना था, कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने उसको क्या किया, डिवाइड कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो हमें ऊपर जो आंसर मिले थे वो लिखा, और नीचे ईवी को डिवाइड कर दिया, फिर जो हमको आंसर मिला वो हमको मिला ईवी में। तो एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं, ओके। तो बस एनर्जी लेवल को हमने लिख दिया और हमारा आंसर हो गया। अगला आते हैं 6 क्वेश्चन में आते हैं, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग, जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है कितने स्पीड पे वो, ओके। तो इसका फॉर्मूला है λ = h/mv, ठीक हो, h/c, एक मिनट रुको, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, E = hc/λ, ठीक है। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, λ = h/m/v। अब देखो h को हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, hc/λ, ठीक है। और यहाँ पे है λ = hmv। चलो कोई नहीं, मुझे नहीं मालूम, तो बस फार्मूला याद रखना और कुछ नहीं। जब भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ फार्मूला फाइंड करने को बोले तो ये लिख देना और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमको v यानी कि वेलोसिटी दिया गया है कितना, 2 × 10⁶, ठीक है। m क्या है, m भी हमको मास दिया होगा शायद, फिर से नहीं लिखा मैंने यार ये, ओके, ये भी एक कांस्टेंट है, याद आया मुझे अभी, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में भी वो कांस्टेंट ही था, तो हाँ 12th में पढ़ा था, याद आया। 9.11 × 10⁻31 kg, याद रखना है ये भी, ठीक है। m और v तो हमको दिया हुआ है, और h का भी हमको याद रखना है 6.626 × 10⁻34, ठीक है। और हमने सबको पुट किया और हमको आंसर मिल गया, लैम्डा की वैल्यू उसको नैनोमीटर में लिख देना है, ठीक है। बस यही हो गया हमारा, और क्या ही बचेगा। चलो आगे आते हैं 7 पे। अ स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज़ स्कोर एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ इंडाइसिस या इंडिसेस, ये इंडिसेस नहीं होता है, इंडाइसिस होगा, ठीक है, ऑफ 1.55 एंड 1.48 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, ठीक है। तो हमको स्टेप इंडेक्स फाइबर है जिसका कोर और क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडाइसिस क्या है 1.55 और 1.48, हमको दोनों दिया है, न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला लगेगा इधर, ठीक है। फिर उसका फाइंड क्या करना है, हमको क्रिटिकल एंगल, तो पहले हमको फाइंड करना है एन डाल के, उसके बाद में फिर हमको फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल। लेकिन वेट, यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला नहीं डाला, तो क्या डाला, क्रिटिकल एंगल का डायरेक्टली फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, θc = sin 1 N2/N1, ठीक है। ये लिखने के बाद हमने इन दोनों को डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद क्या होगा, क्या मिलेगा, जो मिला वही आंसर हो जाएगा। इसको भी डिग्री में लिखना है, θc = या सिमिलर इक्वल टू जो भी बोलो, 72.12 डिग्री मिला हमको, ठीक है। तो देखो अगर ये क्वेश्चन पूछे ना क्रिटिकल एंगल, तो उसका फॉर्मूला याद रखना, θc = sin 1 N2/N1, N1 दिया रहेगा, sin 1 तो ऐसे ही लिखना होता है फॉर्मूला, इसलिए फिर हमको डिवाइड करके लिख देना, सिंपल आंसर ख़त्म, ओके। चलो आगे आते हैं सेक्शन डी, जो कि है 5 मार्क्स का, और अगर फाइनल की बात करो तो 6 मार्क्स का, ठीक है। तो चलो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। हमको क्या एक्सप्लेन करना है, कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल किसका, ऑप्टिकल फाइबर्स का। तो चलो पहले डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है, पहले बड़ा बॉक्स होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे और छोटा, ठीक है। जो पहला जो होगा वो होगा आउटर जैकेट, ठीक है। दूसरा जो होगा वो स्ट्रेंथ मटेरियल होगा,
तीसरा जो होगा वो बफर मटेरियल होगा, चौथा जो होगा वो ऑप्टिक क्लैडिंग होगा और पांचवा ऑप्टिक कोर होगा। ठीक है, इस कोर से ही हमारा लाइट पास होगा। ओके, तो ये है किसका डायग्राम, ऑप्टिकल फाइबर का है, सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, अब देखो कोर के बारे में जानते हैं क्या है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फाइबर वेयर लाइट ट्रैवल्स। ठीक है, मैंने अभी बताया वहाँ से लाइट जाएगी, तो ये सेंट्रल पार्ट होता है किसका, फाइबर का, या ऐसे बोलो ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इट इज़ मेड ऑफ हाईली ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक। ये किससे बना है, हाईली ट्रांसपेरेंट, जो आर पार दिख सके, वो एकदम क्लियर दिख सके, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक का। ठीक है, उसके बाद में क्या है, क्लैडिंग, दूसरा जो है उसका क्लैडिंग। तो क्लैडिंग क्या है, अ लेयर सराउंडिंग द कोर मेड ऑफ अ मटेरियल विथ अ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू इंश्योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। ठीक है, तो क्लैडिंग क्या है, अब तो क्लैडिंग क्या है, वही कोर के सराउंडिंग का ही है वो भी। ठीक है, मतलब आसपास का। और किससे बना है वो मटेरियल, वो बना है मेड ऑफ मटेरियल, वो बना है एक मटेरियल से। ठीक है, और कितना, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, जो इंश्योर क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगला थर्ड आता है आउटर जैकेट। तो मैंने 2 उड़ा दिया है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखने होते, 3 लिख देंगे। ठीक है ना, जो मेन थे मैं वही लिखा हूँ। ओके, तो आउटर जैकेट द ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर मेड ऑफ प्लास्टिक दैट सील्स द फाइबर फ्रॉम फिजिकल डैमेज एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स। ठीक है, अब जो आउटर जैकेट जो है वो क्या करता है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, किसके लिए, वो अंदर जो लाइट ट्रैवलर उनके लिए, जस्ट लाइक ए शील्ड है। ठीक है, शील्ड की तरह काम करता है ये। ठीक है, फाइबर के लिए। ओके, और ये फिजिकल डैमेज से बचाता है, जो कि बाहर की तरफ से आता है। ठीक है, एनवायरमेंट फैक्टर्स की तरफ से। ठीक है, और वो, और क्या बोलूँ, फ्रॉम फिजिकल डैमेज और एनवायरमेंट फैक्टर से वो बचाता है, शील्ड की तरह काम करता है। ओके, फिर इसका प्रिंसिपल क्या है ऑप्टिकल फाइबर्स का, देखते हैं। द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहले पढ़ लेता हूँ फिर मीनिंग बताता हूँ। लाइट एंटरिंग द कोर एट एन अप्रोच एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल अंडरगोस रिपीटेड द रिफ्लेक्शन विद इन द कोर अलाउिंग इट टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस विथ मिनिमल लॉस। ठीक है, तो जो वर्किंग ऑप्टिकल फाइबर का वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। ठीक है, फिर क्या है, ये जो लाइट एंटर होता है, ओके, जो कोर के अंदर, तो जो उसका अप्रोच होता है एंगल का, वो ज़्यादा होता है क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, जब वो अंडर को जाता है तो रिपीट करता है रिफ्लेक्शन को कोर के अंदर ही। ठीक है, और ये अलाउ क्या करता है, ट्रैवल करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस विथ मिनिमल लॉस, यानी कि जो लाइट है वो ट्रैवल करता है लॉन्ग डिस्टेंसेस पे। ठीक है, और भी बहुत ही कम लॉस पे। ये इसका प्रिंसिपल है। फिर से देखो, पूरा आंसर पढ़ता हूँ फिर से। पहले क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, आउटर जैकेट, स्ट्रेंथ मटेरियल, बफर मटेरियल, ऑप्टिक क्लैडिंग, ऑप्टिक कोर। First core, the central part of the fiber where light travels, it is made of highly transparent glass or plastic. Second, cladding, a layer surrounding the core made of a material with a lower refractive index to ensure total internal reflection. Third, outer jacket, a protective layer made of plastic that shields the fiber from physical damage and environment factors. ठीक है, principle of optical fibers, the working of optical fibers is based on total internal reflection. Light entering the core at an approach angle greater than the critical angle undergoes repeated the reflection within the core, allowing it to travel long distances with minimal loss. Now second question, define absorption, spontaneous emission and stimulated emission in laser physics. तो चलो हमको डिफाइन करना करते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है, तो वो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन अ लोअर एनर्जी स्टेट एब्जॉर्ब्स अ फोटोन एंड जंप्स टू अ हायर एनर्जी लेवल। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट ऑब्जॉर्व करता है। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन अ लोअर एनर्जी स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में होता है तो ऑब्जॉर्व करता है फोटोन्स को और जंप करता है कहाँ, एक हायर एनर्जी लेवल की तरफ। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या करता है फिर से सुनो, जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से ऑब्जॉर्व करके फोटोन को जंप करता है हायर एनर्जी लेवल की तरफ, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। नाउ सेकंड, स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, तो एमिशन देखो मैंने छोटा सा लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देख लो छोटा सा है। ओके, तो स्पॉन्टेनियस, ठीक है, क्या है स्पॉन्टेनियस एमिशन, when an excited electron returns to a lower energy level on its own emits a photon.
ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस आता है लोअर एनर्जी लेवल की तरफ, ठीक है, अपने खुद से, ठीक है, खुद से जब वापस आता है तो वो फोटोन्स एमिट्स करता है। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा बताता हूँ, ठीक है। एक बनाएंगे, दो लाइन बनेंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। फिर उन दोनों लाइन पे एक नीचे एटम होगा, वो एटम क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी कि नीचे जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट होता है और ऊपर क्या होता है, हायर एनर्जी स्टेट होता है। यानी नीचे E1 ऊपर E2, ठीक है, ऊपर नीचे लाइन और ऊपर लाइन, ओके। फिर ये एटम नीचे होता है तो फिर ये ऊपर जाता है, ठीक है। ये कब होता है, आप ये देखो जैसे ऊपर गया वो क्या करता है, वो फोटोन ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, और जंप कहाँ करता है, हायर एनर्जी के लिए, इसलिए ऑब्जर्प्शन हो गया। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होगा, जब वो ऊपर गया, ठीक है, फिर वो ऊपर से वापस नीचे आएगा ना, ठीक है, तो नीचे तो आ गया, वो हो गया स्पॉन्टेनियस एमिशन। उसके साथ एक राइट साइड पे तीर की तरह, मछलियों की तरह आगे जाएगा राइट साइड की तरफ और दोनों लाइन के बीच में, और वो क्या होगा, वो होगा फोटन, ठीक है। एक फोटन वहाँ जाएगा और एक नीचे जो आएगा वो ऊपर से नीचे, तो ये होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। मैंने सिर्फ मुंह से बताया, लेकिन उसको ड्रॉ करके बोलता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। आगे आते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये क्या है, तो व्हेन एन एक्सटर्नल फोटन कॉजेज एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टू एमिट another photon of the same frequency, phase and direction, this is the basis of laser operation, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या वो देखते हैं। तो जब एक्सटर्नल फोटोन कॉज करता है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन में एमिट करने की, टू एमिट अनदर फोटोन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दूसरा फोटोन को एमिट करने के लिए सेम फ्रीक्वेंसी का एक्साइटेड किया जाता है कि एक्सटर्नल के बाहर से, ठीक है। और क्या है, फिर फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी, फेज और डायरेक्शन के, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेज़र ऑफ, किसके बेसिस पे करता है, लेज़र ऑपरेशन। अब देखो इसमें क्या है, उसमें था स्पॉन्टेनियस एमिशन, वो खुद से आता है, ठीक है। ये क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी हम खुद करते हैं, वो अपने आप होता है, इसको हम करते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, हम एक्सटर्नल लगाते हैं फोटोन, जिससे क्या कॉज होता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो हम करते हैं उसको ऊपर से बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, अनदर फोटोन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, एक मिनट को फिर से, व्हेन एन एक्सटर्नल फोटोन कॉजेज एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टू एमिट अनदर फोटोन, ठीक है। जब बाहर से हम फोर्स लगाते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो जो है दूसरा फोटोन्स को सेम फ्रीक्वेंसी, फेस और डायरेक्शन का वो एमिट करता है, ठीक है, स्टिमुलेटेड में, ठीक है। यानी कि बाहर से फोर्स लगता है, उसमें क्या था, अपने आप होता है, इसमें हमको अलग से करना पड़ता है। सिंपल सी बात याद रखना, यही है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो फटाफट से इसको पढ़ते हैं। डिफाइन एब्जॉर्प्शन, हाँ इसका डायग्राम क्या होगा बता देता हूँ। तो उसमें क्या था, ऊपर से नीचे आया और राइट साइड पे एक एरो होता है, तीर, उसकी मछली की तरह वो चला गया, राइट, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक नीचे भी आएगा और एक नहीं, यहाँ पे दो जाएगा। हाँ, हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना, तो दो फोटोन जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है उतना ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे मुझे याद नहीं उतना, जितना बोला उतना सुन लो, ठीक है। चलो फिर से अब पढ़ता हूँ, फटाफट से, टाइम नहीं है ज़्यादा। डिफाइन एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन इन लेजर फिजिक्स, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन अ लोअर एनर्जी स्टेट एब्जॉर्ब्स अ फोटोन एंड जम्प्स टू अ हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। दूसरा स्पॉन्टेनियस एमिशन, व्हेन एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू अ लोअर एनर्जी लेवल ऑन इट्स ओन एंड एमिट्स अ फोटोन। Third, stimulated emission, when an external photon causes an excited electron to emit another photon of the same frequency, phase and direction. This is the basis of laser operation. चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। Derive the relation between Einstein coefficients for spontaneous and stimulated emission, ठीक है। एमिशन का स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है, डबल एम नहीं आएगा, सिंगल एम आएगा, ठीक है। तो हमको इसका डायरी में से लिखना है, तो मैंने ज़्यादा लंबा लिखा नहीं, छोटा सा ही है, पर ठीक है, इतना भी लिखो तो अच्छे मार्क्स तो मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले तो वी यूज़ आइंस्टाइन्स कोएफिशिएंट्स, ठीक है, ये पहले हम लिखेंगे ऐसा। फिर लिखेंगे A21 B21 V12, ठीक है। A21 क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट है, B21 क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन रेट है, और B12 क्या है, वो एब्जॉर्प्शन रेट है, ओके। चलो आगे देखते हैं। A यानी A स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट, B स्टिमुलेटेड एमिशन रेट, दोनों एमिशन का आ गया, ठीक है। लेकिन वो A21 है, B21 है, ठीक है। और जो यहाँ नीचे है वो भी है, बट वो 21 नहीं 12 है, उसका उल्टा 21 का, तो एब्जॉर्प्शन रेट है ये, ओके। तो एट थर्मल इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशंस, ठीक है। तो क्या है ये,
जो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, जो रेट अपवर्ड होता है ट्रांजिशन का वो इक्वल होता है किसके, डाउनवर्ड, यानी ऊपर ऊपर का जितना होगा उतना नीचे का होगा क्या, ट्रांजिशन का, ठीक है। तो B12 P ब्रैकेट में VN1 इक्वल टू A21 N2 प्लस B21 PV N2, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा कन्फ्यूजन फॉर्मूला है बट याद तो करना पड़ेगा। तो इतना देख सकते हैं हम लोग कि B21 किसका है, B12 किसका है, एब्जॉर्प्शन PVN1 इक्वल टू स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट N2 प्लस फिर क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन रेट N2। ओके, बहुत सिंपल है। देखो पहले क्या करना है, एब्जॉर्प्शन रेट इक्वल टू स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट प्लस स्टिमुलेटेड एमिशन रेट, ये याद रखना है। और इस पहला होगा तो N1 होगा, बाकी जो होंगे वो N2 होंगे, इतना याद रखना है। समझ गए? देखो एब्जॉर्प्शन रेट PV N1 इक्वल टू स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट N2 प्लस स्टिमुलेटेड एमिशन रेट PV N2, सिंपल। इतना याद, थोड़ा दिमाग लगा समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, वेयर PV क्या होता है, इज़ द एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट फ्रीक्वेंसी V। तो PV क्या है, एक एनर्जी डेंसिटी है रेडिएशन का, फ्रीक्वेंसी अंदर जो V है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, अब मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट इक्विलिब्रियम फॉलोज प्लैंक्स लॉ, ठीक है। अब जो एनर्जी डेंसिटी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का इक्विलिब्रियम के तरफ, वो फॉलो करता है प्लैंक्स लॉ को, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, PV इक्वल टू 8πhv³ अपॉन c³, फिर से अपॉन में e⁻hv डिवाइड kb कैपिटल T -1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये याद रखना है, किसका फॉर्मूला है, हाँ, कोएफिशिएंट आइंस्टाइन का वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। डिराइव द रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, वो उसी का ये लिखना है, ठीक है। डेरिवेशन है ये, वैसे बहुत छोटा है, बहुत लिखा मैंने ज़्यादा है, ठीक है। चलो, एट इक्विलिब्रियम द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द रेशियो ऑफ एटॉमिक पॉपुलेशंस N2 अपॉन N1 इक्वल टू e⁻hv/kb, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर ऊपर N1 लिखेंगे नीचे N2 लिखेंगे ना यहाँ पे, तो ये e⁻h है ना, माइनस नहीं होगा, हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो या तो ऐसे लिखो तो माइनस डालना पड़ेगा, N2 अगर ऊपर है N1 नीचे है, तो अगर N1 ऊपर लिख दिया N2 नीचे लिख दिया तो ये माइनस नहीं रहेगा, सीधा हो जाएगा e⁻hv/kBT, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। चलो, सब्सटीट्यूटिंग दिस इन द इक्विलिब्रियम क्वेश्चन एंड सॉल्विंग फॉर PV वी गेट द A21 अपॉन B21, ठीक है। अब N2 क्या था, हमने ऊपर पढ़ा था, तो N2 था एमिशन वाला, तो N2 क्या है, A21 B21, ठीक है, लिख दिया हमने। और क्या है फिर, इक्वल टू h/hv³ अपॉन c³, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, इसी को बोलते हैं आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स। तो थोड़ा सा समझ में मुझे भी नहीं आया, बट जैसे लिखा हूँ ऐसे याद कर लो, रट्टा ही मार लो, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई, मेरे को तो जो आया मैंने बता दिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ बताना था, मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्यों डालता हूँ, तो दो रीज़न है। एक तो आप सभी पढ़ लो, और दूसरा रीज़न ये है कि मैं खुद भी देख के रिवीजन कर सकूँ, तो देखने से ज़्यादा हमको याद होता है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। चलो आगे आते हैं। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ हीलियम नियन लेजर विथ एन एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। हमने ये लाइन बना दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने लिखा है ग्राउंड स्टेट नीचे है, फिर E1 E2 E3, ठीक है। ये डायग्राम छोटा सा, वैसे ये सिंपल सा डायग्राम, इतना इसी डायग्राम नहीं बनाना होता है, पर कोई नहीं, अब जैसा आया ऐसा बना सकते हैं भाई, क्योंकि उस टाइम पे तो याद भी नहीं आता कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं। हीलियम ये कंफर्म आने के चांस है भाई, याद रखना, ठीक है, वो भी 5 मार्क्स में। खैर मैंने 4-5 क्वेश्चन जो आएंगे 5 मार्क्स में, फालतू बातें बाद में, पहले काम। कंस्ट्रक्शन ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। तो चलो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ क्या, देखते हैं। फर्स्ट, गैस मिक्सचर, ऑप्टिकल रेजोनेटर, इलेक्ट्रोड्स। तो चलो देखते हैं पहला, गैस मिक्सचर। A mixture of helium He and neon Ne gases inside a discharge tube। जो मिक्सचर होता है हीलियम और नियॉन गैसेस का, वो किसके अंदर होता है, डिस्चार्ज टैप के अंदर, ठीक है। दूसरा, ऑप्टिकल रेजोनेटर, 2 मिरर्स, 1 फुल्ली रिफ्लेक्टिव 1 पार्शियली रिफ्लेक्टिव। 2 मिरर्स होते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर में, पहला पूरी तरह रिफ्लेक्टिव होता है, दूसरा आधा रिफ्लेक्टिव होता है, ओके। इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड एनर्जी टू एक्साइट एटम्स।
इलेक्ट्रोड्स क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, ताकि एटम्स को एक्साइट कर सके। ओके, अब एक्साइट का एक और मीनिंग है, खूब एक्साइटमेंट कर दे, खूब कूदने लगे, ऐसा वैसे, तो ऐसा मत सोचना, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब अगला आते हैं वर्किंग इसका, देखते हैं हीनी लेजर का। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक्साइट्स हीलियम एटम्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या करता है, एक्साइट करता है हीलियम एटम्स को। सेकेंड, हीलियम एटम्स कोलाइड विथ नियोन एटम्स ट्रांसफरिंग एनर्जी, ठीक है। हीलियम एटम्स कोलाइड करता है नियोन्स एटम के साथ और ट्रांसफर करता है एनर्जी को। थर्ड, नियोन एटम्स undergo stimulated emission producing a coherent laser beam at 632.8 nm, ठीक है, याद रखना ये वैल्यू है। तो इस पर क्या करता है, नियोन एटम क्या करता है, अंडरगो होता है स्टिमुलेटेड एमिशन की तरफ, ठीक है, फिर प्रोड्यूसिंग करता है क्या, कोहेरेंट लेजर बीम, कितने पे, 632.8 nm वेवलेंथ पे, ठीक है। चलो एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ पूरा। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ हीलियम नियॉन लेजर विथ एन काइनेटिक एनर्जी, डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हीनी लेजर, इट कंसिस्ट ऑफ गैस मिक्सचर और मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन एनी गैसेस इनसाइड अ डिस्चार्ज टेबल। Second, optical resonator, 2 mirrors, one fully reflective, one partially reflective. Third, electrodes provide energy to excite atoms. Working of Heine laser, electrical discharge excites helium atoms. Second, helium atoms collide with neon atoms, transferring energy. Third, neon atoms undergo stimulated emission, producing a coherent laser beam at 632.8 nm. Now fifth question पे आते हैं, derive the time independent Schrödinger equation। देखो अब ये दो सबसे ज़्यादा IMP है, दो नहीं तीनों क्वेश्चन। पहला है हीनी लेज़र, चलो चारों IMP बता देता हूँ 5 मार्क्स के। रूबी लेजर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, ठीक है। दूसरा हीलियम और नियोन का। तीसरा टाइम इंडिपेंडेंट और तीसरा चौथा टाइम डिपेंडेंट। बस ये 4 है जो 5 मार्क्स में आने के ज़्यादा चांस है। चलो आगे देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, देखो इसमें छोटा सा है, मैं नेक्स्ट में भी बताऊँगा, फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं इसका, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। एक मिनट, मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा है डिराइव द टाइम इंडिपेंडेंट और नीचे सॉल्व किया मैंने टाइम डिपेंडेंट। वाह, चलो इसको मत देखो, सीधा मैं दूसरे पे दिखाऊंगा। ओके, तो इसको छोड़ दो यहाँ पे। और डिराइव द एनर्जी लेवल ऑफ पार्टिकल, हाँ चलो ये देखते हैं। डिराइव द एनर्जी लेवल ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, ठीक है। तो फॉर अ पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, वी एक्स इक्वल टू 0 इनसाइड द बॉक्स, वी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। तो अब देखते हैं यूजिंग स्क्रोडिंजर इक्वेशन। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0। चलो पहले इसको समझते हैं। तो हमको पहले डिराइव क्या करना था, एनर्जी लेवल ऑफ अ पार्टिकल वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, ठीक है। हमको ये डिराइव करना था। हालांकि ये नहीं लगता कि मुझे मिड में आएगा, नहीं लगता, ठीक है। अब देखो उसका आंसर क्या है, एक पार्टिकल होता है जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में होता है, ठीक है। ये हमको पहले लिख देना है। उसके बाद में क्या है, वी एक्स को मान लेंगे 0, वी एक्स को मान लेंगे इन्फिनिटी। वी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब होता है इनसाइड द बॉक्स, वी एक्स इन्फिनिटी का मतलब था आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब देखो इन्फिनिटी से इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। तो इनसाइड में जो हम पहले 0 लाइन मारेंगे, ठीक है, फिर लाइन आगे बढ़ाएंगे, फिर उसको इन्फिनिटी कर देंगे, तो वो आगे बढ़ता जाएगा और वो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए इनसाइड और आउटसाइड लिख दिया है, ठीक है। यूजिंग स्क्रोडिंजर इक्वेशन, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, डी स्क्वायर साई, वो जो त्रिशूल की तरह है वो साई बोलते हैं उसको, इसका वेव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच स्क्वायर, फिर से साई इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर सॉल्व करेंगे विथ बाउंड्री कंडीशन के साथ, तो ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एच 8ml स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे एन इक्वल टू 1 2 3। देखो ये डायरेक्ट आंसर लिखा गया है, और सर हमारे क्लास में लंबा चौड़ा कराए थे, तो वो मैं बाद में दिखाता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ सिंपल सा देख लो, पहले ये नहीं आएगा, ये मत देखो, मैं दूसरा दिखाऊंगा। ओके, दिस गिव्स द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, ठीक है। और कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो, मैं तो ये नहीं करने वाला। डिस्क्राइब द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर विथ एन एनर्जी लेवल डायग्राम, ये आने के चांस आता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने, ये रूबी लेज़र का है, ठीक है। लेकिन हमको डायग्राम किसका ड्रॉ करना था, एनर्जी रूबी लेज़र का करना था, लेकिन एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ, ठीक है। तो फिलहाल ये रूबी लेज़र का डायग्राम बना लगा, फिर यहाँ पे एनर्जी ये वाला। ओके, तो चलो पहले ये देखते हैं। तो इसमें देखो रूबी लेज़र हम कैसे बनाया, थोड़ा हार्ड डायग्राम है, याद नहीं रहेगा मेरे को हिसाब से, ठीक है। पहले तो एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है, नीचे 2 मुँह खुला छोड़ देना है, ठीक है, कूलिंग के लिए। ओके, और फिर नीचे एक और बनाना है पावर सोर्स के लिए, ठीक है। और फिर बीच में 1 2 3 4 ऐसा राउंड बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में बीच में एक फिर से रेक्टेंगल सा शेप बनाना है, और छोटा सा उधर, छोटा सा इधर ब्लैक कलर कर देना है। ये होता है एंड, वो होता है पार्शियली रिफ्लेक्टिव एंड, ठीक है। और फिर 3 एरो बनाना है उसी बॉक्स के आगे,
तो ये पूरा डायग्राम हो जाएगा। तो चलो पहले देखते हैं। पहला है फुल्ली रिफ्रैक्टिव एंड, वो ब्लैक कलर का देख सकते हो। फिर पार्शियली रिफ्लेक्टिव एंड, ये थोड़ा हल्का सा ब्लैक कलर का है, ठीक है। फिर जो गोल गोल बना हुआ है राउंड शेप में, ये है जेनॉन डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, इसको ट्यूब बोलते हैं। ओके, उसके बाद में जो एरो बने हुए 3 वो लेज़र बीम है। फिर रूबी रोड, जो अंदर की तरफ जो है बचा हुआ वो रूबी रोड होता है। फिर नीचे जो 2 खुले हुए माउथ है वो है कूलिंग करने के लिए, या कूलिंग एक अंदर जाने के लिए एक बाहर आने के लिए, ठीक है। और उसके नीचे जोड़ दिया गया है पावर सोर्स को। ओके, ये हो गया हमारा रूबी लेज़र का डायग्राम। फिलहाल हार्ड है या इजी मुझे नहीं मालूम, पर याद रखना अगर रहे तो दिमाग में बस बैठा लो। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेज़र, तो उसका देखते हैं अब। कंस्ट्रक्शन, एक्टिव मीडियम, पंपिंग सोर्स, ऑप्टिकल रेजोनेटर, ये 3 चीज़ याद रखना है। तो एक्टिव मीडियम और रोड रूबी रोड ड्रॉप्ड CR डॉप्ड Al2O3, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। चलो कुछ भी हो, ये याद रखना है। तो ये एक्टिव मीडियम में ये आएगा, क्या आएगा, रूबी रोड CR डॉप्ड Al2O3। पंपिंग सोर्स क्या है, तो फ्लास लैम्प एक्साइड CR एटम्स, ठीक है। ओके, वो CR है। तो फिर से देखते हैं एक्टिव मीडियम क्या है, एक रूबी रोड जो कि CR डॉप होता है और Al2O3, ठीक है। ये लिखा और कुछ नहीं, आगे देखते हैं। पंपिंग सोर्स अ फ्लाश लैम्प एक्साइट CR एटम्स, ठीक है। पंपिंग सोर्स में क्या होता है, फ्लाश लैम्प क्या करता है, एक्साइट करता है CR एटम्स को। फिर ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है, 2 मिरर्स रिफ्लेक्ट एंड एम्पलीफाई लाइट, ठीक है, 2 मिरर्स रिफ्लेक्ट होते हैं और एम्पलीफाई लाइट करते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम अब ये है एनर्जी लेवल रूबी लेजर का डायग्राम, ठीक है। तो 4 लाइन बनाने हैं, एक 1 से लेकर 3 तक का एरो बना देना है और नीचे एक लाइन बना देना है, ठीक है, छोटा सा जैसे मैं बनाया है। फिर बीच में जो है लिखा हुआ है लेजर एमिशन 694.3 लिखा हुआ है, ठीक है। NM 34 होना चाहिए ना, पर 94 लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी लिख देना भाई, जितना हो सके वो लिख दो, तुम्हारा 34 लिख देना, ओके। और उसके बाद 34 NM, फिर उसके बाद में देखो E1 E2 E3 और नीचे ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ये है एनर्जी लेवल रूबी लेजर का एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, अब आते हैं इसके वर्किंग पे। तो फ्लाश लैम्प एक्साइट्स क्रोमियम एटम्स टू अ हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। जो फ्लाश लाइट है वो क्या करता है, फ्लाश लैम्प जो है वो क्या करता है, एक्साइट करता है क्रोमियम एटम को हायर एनर्जी लेवल स्टेट की तरफ, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, पंपिंग सोर्स। फ्लाश लैम्प के एक्साइट CR एटम्स, ये नहीं आएगा, सॉरी, तो गलती हो गई। सेकंड आएगा एटम्स अंडरगो स्पॉन्टेनियस एमिशन, एटम क्या करेगा, अंदर जाएगा स्पॉन्टेनियस एमिशन की तरह, ठीक है। फिर थर्ड क्या आएगा, फोर्थ लिखा है बस थर्ड समझो। स्टिमुलेटेड एमिशन एम्पलीफाइज लाइट प्रोड्यूसिंग अ लेजर बीम एट 694.3 NM, 694 ही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ऊपर 634 लिखो तो नीचे भी 634 लिखना पड़ेगा, ओके, आपकी चॉइस है। स्टिमुलेटेड एमिशन एम्पलीफाइज लाइट, तो क्या करता है, स्टिमुलेटेड एमिशन लाइट को एम्पलीफाइज करता है, ठीक है। फिर प्रोड्यूस क्या करता है, लेजर बीम कितने पे, 694.3 NM वेवलेंथ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो फटाफट से पढ़ देते हैं। डिस्क्राइब द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर विथ एन एनर्जी लेवल डायग्राम, ड्रॉ कर देना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर, एक्टिव मीडियम और रूबी रोड CR डॉप्ड Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पंपिंग, सेकेंड पंपिंग सोर्स ऑफ फ्लैश लैम्प एक्साइड CR एटम्स। थर्ड ऑप्टिकल रेजोनेटर, टू मिरर्स रिफ्लेक्ट एंड एम्पलीफाई लाइट। फिर से डायग्राम, वर्किंग ऑफ रूबी लेजर, फ्लाश लैम्प एक्साइट्स क्रोमियम एटम्स टू अ हायर एनर्जी स्टेट। पंपिंग सोर्स ऑफ फ्लाश लैम्प एक्साइट्स, ये नहीं आएगा, सॉरी, एटम्स अंडरगो स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन एम्पलीफाइज लाइट प्रोड्यूसिंग अ लेजर बीम एट 694.3 NM। आते हैं 8 में, इसका 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स विथ डायग्राम्स, ठीक है। तो चलो करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर विथ डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। चलो, तो पहले तो इस तरह से ड्रॉ कर देना है। पहले लिखना है ऑप्टिकल फाइबर, उसके 2 पार्ट करने हैं। 2 पार्ट में एक का आएगा स्टेप इंडेक्स, दूसरा आएगा ग्रेडेड इंडेक्स, ठीक है। स्टेप इंडेक्स में सिंगल मोड मल्टी मोड होता है, ठीक है, और ग्रेडेड इंडेक्स में सिर्फ मल्टी मोड ही होता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं स्टेप इंडेक्स के बारे में जानते हैं। स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज़ अ शार्प डिफरेंस इन रिफ्रैक्शन इंडेक्स बिटवीन द कोर एंड क्लैडिंग। तो देखो, स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होता है, उसका शार्प डिफरेंस होता है। शार्प यानी कि शार्प होता है ना, शार्प किस तरह समझाऊँ मैं, एकदम माइंड शार्प है ऐसा बोलते हैं ना, वो वाला, ठीक है। तो डिफरेंस होता है कितना, रिफ्रैक्शन इंडेक्स का, किसके बीच में, कोर एंड क्लैडिंग की। फिर दूसरा जो है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, वो क्या है, हैज़ अ ग्रेजुअल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग, ठीक है। थोड़ा सा ग्रेजुअल चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोर से क्लैडिंग में। यानी कि पहला जो है इंडेक्स स्टेप वाला, वो एकदम एग्जैक्ट होता है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में, ओके। लेकिन जो ग्रेडेड है उसमें चेंज हल्का सा चेंज होता है, ठीक है, ग्रेजुअल, धीरे से चेंज होता है और चेंज तो होता है कुछ ना कुछ, ठीक है।
उसका अंदर सिंगल मोड फाइबर, तो कैरीज वन लाइट मोड यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है। अब सिंगल मोड फाइबर क्या है, वो कैरी करता है एक लाइट मोड को और यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सिंगल मोड फाइबर को। फिर मल्टी मोड फाइबर को कहाँ पे करते हैं यूज़, या जो भी देखते हैं, कैरीज मल्टीपल लाइट्स मोड्स यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। इसमें बहुत सारे लाइट्स होते हैं, तो ये शॉर्ट डिस्टेंसेस में ये कैरी किया जाता है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, सिंगल लाइट, अगर एक ही लाइट होगा तो दूर तक जाएगा कंफर्म है, लेकिन अगर उसी लाइट से 4-5 जगह पे मतलब फैल जाए तो लाइट कम हो जाएगा, दूर जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है। इसलिए शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस का बारे में बताया गया है। एक सिंगल लाइट बहुत दूर तक जाएगा और एक ही सिंगल लाइट से चारों तरफ फैला हुआ वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, सिंपल। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, पहले उसको पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स विद डायग्राम ड्रॉ किया। स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज़ अ शार्प डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द कोर एंड क्लैडिंग। Graded index fiber has a gradual change in refractive index from core to cladding. Single mode fiber carries one light mode used for long distance communication. Multi mode fiber carries multiple light modes used for short distances. चलो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। Describe the working of a semiconductor diode laser with a suitable diagram and its application. देखो हाँ, मुझे नहीं लगता किया आएगा, पर आ भी सकता है, चांसेस तो 50% इसके भी है, पर देखते हैं अभी क्या होता है। फाइनल में आ सकते हैं, वो तो ज़्यादा चांस हो जाएंगे, पर मिड का थोड़ा सा डाउट है मुझे, ठीक है। चलो इसका पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल शेप का ड्रॉ किया, फिर बीच में हल्का सा डॉट 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 का वाला लाइन बनाया, फिर लाइन बनाने के बाद नीचे एरो का से डिज़ाइन बना दिया, ठीक है। फिर जो बॉक्स है उसको बोलते हैं लेज़र एन टाइप बोलते हैं उस साइड पे, और इस साइड पे पी टाइप बोलते हैं। लेफ्ट साइड पी टाइप, राइट साइड एन टाइप, फिर लेज़र एमिशन है पूरा बॉक्स, ठीक है। उसके बाद में फिर वो जो इस तरफ जा रहा है, जो राइट से लेफ्ट तरफ एरो जा रहा है वो होल है, और राइट से लेफ्ट तरफ आ रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। बीच में जो बचा है वो पी एन जंक्शन है, ठीक है। वो जो पूरा लाइन है डॉट डॉट वाला पी एन जंक्शन का है, ठीक है। और वो डायोड है, उस साइड लेफ्ट साइड डायोड है, राइट साइड लेज़र है, पूरा बोलते हैं डायोड लेज़र, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर का डायग्राम है। चलो इसका वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड लेज़र। तो फर्स्ट है अ पी एन जंक्शन डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये जो पी एन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विथ होल्स एमिटिंग फोटोन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिकम्बाइन है होल्स के साथ और एमिट करता है फोटोन्स को, ठीक है। थर्ड है स्टिमुलेटेड एमिशन अकर्स प्रोड्यूसिंग अ कोहेरेंट लेज़र बीम। थर्ड जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन अकर होता है वो, और क्या होता है, प्रोड्यूस करता है कोहेरेंट लेज़र बीम, ओके। फिर इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो 3 एप्लीकेशन लिख देते हैं क्या। पहला है फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, दूसरा है बारकोड स्कैनर्स, और तीसरा है CD DVD प्लेयर्स। ये सारे चीज़ किसके बारे में है, सेमीकंडक्टर के बारे में है, जो डायोड लेज़र के अंदर आता है, ठीक है। तो ये 3 एप्लीकेशन इसके होते हैं जहाँ पे यूज़ होते हैं, ओके। 10th क्वेश्चन पे आए उससे पहले फिर से पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड लेज़र विद अ सूटेबल डायग्राम एंड इट्स एप्लीकेशन। डायग्राम ड्रॉ करना है। वर्किंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड लेज़र, अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विथ होल्स emitting photons. Third, stimulated emission occurs producing a coherent laser beam. Applications: fiber optic communication, बारकोड स्कैनर्स और CD DVD प्लेयर्स। चलो 10th पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद मुझे डेरिवेशन भी दिखाना पड़ेगा वरना फिर समझ में नहीं आएगा, तो वो एग्जाम में MP है भाई वैसे भी। व्हाट इज द हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी MP है, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशंस इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ हमको नहीं पढ़ना चाहिए, पर क्या करें, अब है सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा। हेजनबर्ग, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है क्वेश्चन का। इट स्टेट्स दैट, इसका फॉर्मूला क्या है, डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू H/2, ये इसका मेन फार्मूला है, ठीक है। ये लिखने के बाद हमको बोलना है जो डेल एक्स है वो अनसर्टेनिटी है इन पोजिशन, ठीक है। जो डेल पी है वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यानी एक्स वाला जो है वो पोजीशन है, दूसरा वाला जो है मोमेंटम है, ठीक है। और जो तीसरा एच बचा वो रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट है प्लैंक वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला सिंपल सी बात है, फॉर्मूला ही है एक तरह से, ओके। तो अब आते हैं आगे इम्प्लीकेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो देखते हैं इसका लिमिट्स प्रिसीजन, ठीक है। इसका पहले वी कैन नॉट मेजर बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम एग्जैक्टली, तो इसमें लिमिट होता है हर चीज़ का नहीं, प्रेसिजन का, ठीक है। तो हम इसमें मेज़र नहीं कर सकते दोनों को एक साथ, ठीक है। वी कैन नॉट मेजर बोथ पोजीशन, ठीक है। हम दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि क्या है, मेजर कर सकते एग्जैक्टली नहीं कर सकते, ठीक है ना। किसको, पोजीशन और मोमेंटम को, ठीक है। दूसरा क्या है, क्वांटम टनलिंग, ठीक है। टनलिंग होता है क्वांटम का, वो पार्टिकल्स कैन पास थ्रू एनर्जी बैरियर्स, जो पार्टिकल्स है वो पास होते हैं किसके थ्रू, एनर्जी बैरियर्स की तरफ। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स,
इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव फिक्स्ड ऑर्बिट्स बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या, उसके पास फिक्स्ड ऑर्बिट्स नहीं है बट प्रोबेबिलिटी होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। चलो अब इसको पढ़ लेते हैं। व्हाट इज हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी principle, explain its implication in quantum mechanics. Heisenberg's uncertainty principle, it states that del x into del p greater than equal to h upon 2, where del x is equal to uncertainty in position, del p equal to uncertainty in momentum, h equal to reduced Planck's constant. Implications in quantum mechanics, limits precisions, we cannot measure both position and momentum exactly. Second, quantum tunneling, particles can pass through energy barriers. Third, electron clouds, electron do not have fixed orbit but probability distributions, ठीक है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलो शुरू करते हैं इक्वेशन डेरिवेशन, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन, मैंने सर के स्क्रीनशॉट से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा नहीं अब तक। ओके, आगे आते हैं। तो चलो फटाफट से इसको पहले पढ़ लेते हैं। द स्क्रोडिंजर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द मोस्ट फंडामेंटल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। दिस वेव इक्वेशन डिस्क्राइब्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स वेव फंक्शंस विच प्रोवाइड्स probabilistic information about particles location and other noticeable quantities like momentum. It is a partial differential equation that uses the wave function to describe the dynamics of quantum mechanics systems, ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम्स, ठीक है। ये नहीं लिखना है, अगर डेरिवेशन पूछे तो, ठीक है। डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। कंसिडर and mass of m of particle moving in position x direction. Also the particle's potential energy is v, its momentum is p, its energy is e. The equation of the de Broglie wave for the motion of a free particle is given by d square psi upon dx square equal to 1 upon v square into डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे वेयर साई इक्वल टू वेव फंक्शन, वी इक्वल टू फेज वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमको लिख देना है, क्या लिख देना है, ये वाला डी स्क्वायर वाला, ठीक है। ये लिखने, अब पहले हमको उससे पहले क्या लिखना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा जो ऊपर लाइन लिखा गया उसमें से कुछ भी लिख देना भाई, ये मैं समझाना नहीं जा रहा, ठीक है। उसके बाद में ये पहला इक्वेशन लिख देना है, जहाँ पे ये वेयर लिख देना है सब कुछ, ठीक है। फिर आगे लिखना है कि द अबव इक्वेशन इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हैंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, क्या होगा, ये होगा साई एक्स कॉमा टी इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस आई ब्रैकेट के अंदर ई टी माइनस पी एक्स ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड एच, ठीक है। ये लिखना है, फिर एक बार नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है, मेरे वीडियो देखने के बाद, ठीक है। वेयर पी क्या है, एम वी बोल सकते हैं आप, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल होता है, ठीक है। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ए क्या है, कांस्टेंट, वो भी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हम उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे साई को विथ रिस्पेक्ट टू टी, ओके। इसमें जो साई है उसको टी के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक्स के, ओके। तो हमने लिख दिया वो डी साई अपॉन डी टी इक्वल टू ए ई रेस टू आई माइनस आई ई टी माइनस पी एक्स अपॉन एच, ठीक है, इन टू डी अपॉन डी टी ब्रैकेट में माइनस आई ई टी माइनस पी एक्स ब्रैकेट क्लोज अपॉन एच ब्रैकेट फिर से क्लोज। एक काम करो, आप खुद ही देख लेना, लिख के ट्राई करो, इतना समझाने नहीं जाऊँगा, ओके। ये देख लो, फिर ये वाला देख लो, फिर उसके बाद ये वाला देख लो। थोड़ा सा जूम करता हूँ, रुको थोड़ा सा, ओके। फिर ये देख लो, ये देखने के बाद ये भी देख लो, like this, see everything। इसको लिख के ट्राई करना तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ओके। तो ये हो गया टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ठीक है। अब आएंगे टाइम इंडिपेंडेंट, तो ये भी देख लो भाई, शुरू का बता देता हूँ, फिर बाकी आप खुद से देख लेना, ठीक है। स्क्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट, द जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मैटर ऑफ वेव ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले लिखेंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 होगा, जहाँ पे साई क्या है, वेव फंक्शन, यू क्या है, फेज वेलोसिटी। फिर जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर जो दिया गया है उसका होगा साई इक्वल टू साई नॉट ई रेस टू आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है।
और जहाँ पे जो साई नॉट है वो क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं बट ये लेना बेटर होगा क्योंकि इसमें वही लिखा हुआ है। उसके बाद में आगे देख लो, डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, उसको मल्टीप्लाई वो किया जाएगा, ठीक है। खुद ही देख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे, और ये ख़त्म हो गया, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट, और टाइम डिपेंडेंट ख़त्म हो गया, ये टाइम इंडिपेंडेंट का इक्वेशन बन गया। लास्ट में क्या बनेगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर टी ई माइनस पी ई साई इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बनेगा फाइनल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन स्क्रोडिंजर का, ठीक है। और क्या ही है, बस ख़त्म कहानी। कुछ चीज़ें जो बताना बाकी है, तो चलो लेज़र। तो लेज़र का फुल फॉर्म क्या है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। लेज़र, तो लेज़र का फुल फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। फिर लेज़र क्या है, फिर देखिए, अ लेज़र बीम इज़ द स्ट्रेट फोकस्ड बीम ऑफ लाइट दैट डजंट स्प्रेड आउट एंड इज़ वेरी ब्राइट एंड पावरफुल, ठीक है। फिर आते हैं दूसरा, लेज़र एंड एक्सरेज आर बोथ पावरफुल बट दे आर वेरी डिफरेंट। फर्स्ट, लेज़र लाइट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड while x-rays are not, ठीक है। लेज़र लाइट हैज़ wavelengths we can see but x-rays have very tiny wavelengths। फिर थर्ड, लेज़र needs a special process called stimulated emission to work but x-ray are made using high energy electrons so slowing down, ठीक है। वेट, अब डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक है ना। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन का डिफरेंस, तो ये क्या होता है, हैपन्स नेचुरली, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, नो एक्स्ट्रा फोटोन्स आर क्रिएटेड, नॉट यूजफुल फॉर लेजर्स, ठीक है। ये क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, हैपन्स व्हेन ट्रिगर्ड बाय लाइट, ठीक है, जब हम ट्रिगर करते तब, कैन बी कंट्रोल इजीली, ठीक है, प्रोड्यूस मोर फोटोन्स, एम्पलीफाइज लाइट, ठीक है, एसेंशियल फॉर मेकिंग लेजर्स। नाउ वेट, ये है पॉपुलेशन इन्वर्जन्स का फॉर्मूला, N2 अपॉन N1 इक्वल टू e⁻⁻² अपॉन KT। फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। जहाँ पे N1 क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट, N2 क्या है, हाई एनर्जी लेवल स्टेट, ठीक है। और इसको इसी फॉर्मूले को बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। ओके, नाउ वेट, अब डिफरेंसेस देखते हैं लेज़र और ऑर्डिनरी लाइट का, ठीक है। तो लेज़र का पहले देखते हैं, इट इज़ हाईली डायरेक्शनल मीनिंग इट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट स्प्रेडिंग। फिर क्या है, इट इज़ हाईली कोहेरेंट, इट हैज़ हाई इंटेंसिटी मीनिंग द एनर्जी इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन, ठीक है। फिर इट इज़ हाईली मोनोक्रोमेटिक, फिर इट इज़ ऑफ अ सिंगल फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है। ये सारे थे लेज़र्स। अब ऑर्डिनरी लाइट क्या है वो देख लेते हैं, इट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शंस resulting in energy loss। फिर it is not coherent, it has low intensity with energy dispersed over a larger area, ठीक है। फिर it is not monochromatic, ठीक है, it consists of a mixture of many frequencies and wavelengths, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस थे इसके कोऑर्डिनेटिंग लाइट के और लेज़र के। नाउ वेट फॉर समथिंग सम टाइम, ये वाला स्टेप इंडेक्स का डायग्राम है, ठीक है, देख लो ध्यान से, इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है, अगर ज़्यादा मार्क्स में आए तो। ओके, और ये सारे इसके थियरी है बट ये ज़रूरत नहीं, जो मैंने पढ़ा है उसको ध्यान देना, ठीक है। नाउ वेट हियर, और ये है ग्रेडेड इंडेक्स, ठीक है। तो उसका डायग्राम ऐसा होगा, ठीक है, देख लो ध्यान से, इसको मत देखना, इसको देख लो, ठीक है। उसके बाद क्या ही बताऊँ मैं, बस वेट, अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, 5 वन लाइन क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट एक्ट्स एज क्या, पार्टिकल, ठीक है। लाइट्स कैसे एक्ट करेगी, पार्टिकल के जैसे, ठीक है। राइट द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, तो उसका फॉर्मूला लिखना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, E = Hv। किसका फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन का, याद रखना है, ठीक है। व्हाट इज द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन इन अ फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। तो क्या प्रिंसिपल है, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांसमिशन इन ऑप्टिकल फाइबर केबल का, तो उसका है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। ओके, फिर राइट द फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर, तो Na = N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर, इसको हॉल में आ जाएगा रूट, ठीक है, ये फॉर्मूला है। फिर राइट द फॉर्मूला फॉर हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पोजिशन एंड मोमेंटम, तो फॉर्मूला क्या है,
डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2 ऑलरेडी बता दिया है, पर इधर भी देख लो एक बार, ठीक है। फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो गिव वन एग्जांपल ऑफ 3 लेवल लेज़र। तो 3 लेवल लेज़र का एक एग्जांपल देना, वो है रूबी लेज़र, ठीक है। रूबी लेज़र क्या है, एक 3 लेवल लेज़र है, ओके। फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ क्वांटम पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ द वेव फंक्शन साई कैन बी गिवन बाय कैसे, साई स्क्वायर, ओके, मोड में साई स्क्वायर। फिर राइट प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी EV dV, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, EV dV इक्वल टू h/hv क्यूब अपॉन c क्यूब इंटू 1 अपॉन e⁻hv/kT माइनस 1 dV, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर, सिंपल सी बात अभी बताया था, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जरूर आएगा, कन्फर्म आएगा। राइट द इक्वेशन ऑफ विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो उसका क्या होगा, लैम्डा मैक्स t इक्वल टू b। बस इतना याद रखना है, हो गया हमारा आंसर, ओके। वेट, कुछ बाकी है तो वो भी देख लेता हूँ। चलो ये लास्ट देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। द फेल्यूर ऑफ क्लासिक फिजिक्स टू एक्सप्लेन व्हाट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या तो ऑटोमिक स्टेबिलिटी, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थियरी स्टेट्स दैट द एनर्जी इज एमिटेड इन डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड क्या, क्वांटा और फोटोन्स, तो फोटोन लिख देना, ठीक है। फिर द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय द इक्वेशन क्या, E इक्वल टू एच बी, ये है इक्वेशन, ओके। द कॉम्पटन इफेक्ट शोज द लाइट बिहेव्स एज अ क्या, पार्टिकल, याद रखना है, आ सकता है ये 5 मार्क्स में, मतलब 5 फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय द फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h/c, ठीक है। उसके बाद द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वी कैन नॉट मेजर पोजिशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली विथ हाई एक्यूरेसी, ठीक है। फिर सातवां क्या है, स्क्रोडिंजर इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, साई। अ वेव फंक्शन मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड टू एंश्योर वैलिड फिजिकल सॉल्यूशंस, ठीक है। फिर इन क्वांटम टनलिंग पार्टी, ये नहीं आएगा, ठीक है, हाँ नहीं आएगा, पर पढ़ लेते हैं। इन क्वांटम टनलिंग अ पार्टिकल कैन पेनिट्रेट अ पोटेंशियल बैरियर इवन इफ इट्स एनर्जी इज लेस देन द रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड, ठीक है। और लास्ट है इसमें, द ऑपरेटर एसोसिएटेड विद द टोटल एनर्जी इन क्वांटम मैकेनिक्स इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। चलो इतना काफ़ी है, इतना ही पढ़ लेना, काफ़ी है।